नमस्कार। मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग मैथ क्यूज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। लेकिन मैथ क्यूज शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आपसे आप लोगों से कर लेना चाहता हूं। जब आप सभी स्टूडेंट बड़े हो जाओगे और आपके कंधे पर जिम्मेवारी की बोझ आ जाएगी, यदि उस समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आर्थिक स्थिति खराब रहा तो आपके मन मस्तिष्क में एक बात जरूर आएगी कि मैंने अपने समय में अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं था, अपने समय का सदुपयोग नहीं किया था। आपको पछतावा होगा। इसलिए आप लोग अपने समय का सही सदुपयोग करें, मन लगाकर पढ़ें, मेहनत करें, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। मैं आप अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को यथासंभव सुविधा देने का प्रयास करें, ताकि आपके बच्चे के मार्ग में, पढ़ाई के मार्ग में किसी तरह की रुकावट, बाधाएं न आए और वे अच्छे ढंग से पढ़ सके और जीवन में अच्छा कर सके। ऐसा करने से आपको भी किसी तरह का पछतावा नहीं रहेगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं शुरू करता हूँ आज का मैथ्स क्विज। आज के क्विज का पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? आप लोग अपने अपने कॉपी में इसका आंसर लिख लें। स्क्रीन को पॉज कर दें। मैं आप लोगों को 10 सेकेंड का समय दूंगा आंसर लिखने के लिए। इसके बाद मैं आंसर बतलाऊंगा और आप लोग जो अपनी कॉपी में आंसर लिखे हैं उसे सही अथवा गलत करेंगे। इस आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या 6 है। कैसे समझ लें? 1 2 3। इसके बाद ये दो त्रिभुज मिलाकर एक त्रिभुज बन जाएगा। चौथा त्रिभुज हो गया। इसके बाद इस त्रिभुज को बंद कर दें और यह एक त्रिभुज बन जाएगा। 5 त्रिभुज हो गया और तीनों त्रिभुज को मिलाकर एक त्रिभुज बन जाएगा। यह छठा त्रिभुज हो गया। इसलिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या 6 है। अब आप लोग अपने आंसर में सही अथवा गलत कर लें। आज के क्विज का सेकेंड क्वेश्चन है, रेखाखंड में कुल कितने अंत बिंदु होते हैं? लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? अब आप लोग अपने मोबाइल का स्क्रीन पॉज कर लें और कॉपी में आंसर लिख लें। रेखाखंड में कुल कितने अंत बिंदु होते हैं? आप लोगों का समय हो गया। मैं इसका उत्तर बतलाता हूं। रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं।
यह रेखाखंड हुआ। रेखाखंड में ना इस साइड में एरो मार्क होगा, ना इस साइड में एरो मार्क होगा। इस परिस्थिति में वन एंड पॉइंट्स ये रहा और दूसरा एंड पॉइंट्स ये रहा। आप लोग अपने उत्तर से मिलान कर लें और इस तरह से अब मैं आप लोगों को मैथ क्यूज में तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं रिक्त स्थानों को भरने के लिए। 1, 4, 9, 16। यहाँ पर खाली जगह में आपको भरनी है 1, 4, 9, 16। इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा? यह एक सीरीज का क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके अपनी कॉपी में आंसर लिख लें। आपका समय समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25। कैसे? सोच समझ लें। 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। आज के क्विज का 5वां क्वेश्चन 1/3 और 0.3 में कौन बड़ा है? 1/3 और 0.3 में कौन बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 5। आपका समय शुरू होता है, आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 2। क्वेश्चन ये था, अधिकोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? इसे ध्यान से देखेंगे। अधिकोण त्रिभुज की आकृति कैसी होगी? इस प्रकार से होगी। सबसे पहले आप ये जान लें अधिकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। ये मैं पूर्व के क्लास में बतला चुका हूँ। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर एक कोण यह 90 से बड़ा है तो यह त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज हो गया। जब यह 90 से बड़ा होगा तो निश्चित तौर से ये कोण और ये कोण न्यून कोण होंगे और अधिकोण त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संख्या 1 और 1 2 होगी। इसके बाद आज के मैथ क्यूज का क्वेश्चन नंबर 7 है, घनाभ में कुल सतहों की संख्या कितनी होती है? घनाभ दैट मीन्स क्यूबॉइड, CUBOID। घनाभ में सतहों की कुल संख्या कितनी होती है? आपका समय शुरू होता है, आंसर लिखें। घनाभ में सतहों की कुल संख्या 6 होती है। इस क्वेश्चन का आंसर 6। 6 कैसे होगा समझ लें। सबसे पहले ये जान लें कि घनाभ की आकृति कैसी होती है। आप लोग जानते हैं, आपने माचिस की डिबिया को देखा है। माचिस की डिबिया की आकृति इस टाइप की होती है।
इसमें, या हम यूँ कह सकते हैं कि घनाभ की आकृति इस डस्टर के समान होती है। यहाँ देख लें, डस्टर में सतहों की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3, और इस साइड में 4, इस साइड में 5 और इस साइड में 6। तो घनाभ में सतहों की कुल संख्या 6 होती है। आज के क्विज का 8वां क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण कितने का होता है? आपका समय शुरू होता है। आंसर अपनी कॉपी में लिखें। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है? इसका आंसर होगा 60 डिग्री। सबसे पहले ये जान लें, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ये आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने पूर्व की कक्षाओं में आप लोगों को बतला चुका हूँ। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, ऐसी स्थिति में तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। और जब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और चूंकि यहाँ तीनों कोण आपस में बराबर है, ऐसी परिस्थिति में 60, 60 और 60 होगा। अर्थात समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। आज के क्विज का 9वां क्वेश्चन है, 250 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण होगा? कोण का प्रकार आपको बतलाना है। 250 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण होगा? कोण का नाम आप लोगों को बतलाना है। समय आपका शुरू होता है। आंसर लिखें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 250 डिग्री के कोण को हम पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल का परिभाषा क्या होता है? जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण कहते हैं। इसकी आकृति इस प्रकार होगी। यह कोण रिफ्लेक्स एंगल होगा, पुनर्युक्त कोण होगा। आज के क्विज का अंतिम क्वेश्चन, इसे जरूर आप लोग सही करेंगे, मैं आशा करता हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? आपका समय शुरू होता है। अपनी कॉपी में आंसर लिखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इस क्वेश्चन का आंसर 2। यदि आप लोगों को आज का मैथ क्विज पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे
और ऑल का चयन करेंगे। धन्यवाद।